नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। ये कंपनी अपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा है और काफ़ी हैवी और लार्ज कैप की कंपनी है, मतलब काफ़ी दमदार कंपनी है। इस वीडियो में हम कंपनी का देखेंगे अपना क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, और देखेंगे कि कंपनी के चार्ट पैटर्न पे भी बात करेंगे। कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, नेट प्रॉफिट कैसा है, बाद में रिजर्व कैसा है, कैश कितना पड़ा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से आई थिंक ये 40% गिर चुका है, मुझको नहीं याद है। वो भी देखेंगे इसके ऑल टाइम हाई प्राइस से कितना दूर है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, कितना समय लेगा जाने में, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। इसका मार्केट कैप देख सकते हो अराउंड 3,25,000 करोड़ के आसपास है। हैवी लार्ज कैप की कंपनी है। यहाँ पे मैं इसका डिटेल अगर ओपन करता हूँ तो ये बहुत सारे बिजनेस में इंटरेस्टेड यानी कि जुड़ी हुई है, जैसे कि इंफ्रा, बाद में एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, वाटर, डाटा सेंटर, सोलार मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड डिफेंस, मतलब बहुत सारे बिजनेस में ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनसे जुड़े हुए। ठीक है, जो इनको बोलो ये सारे काम आपको करके दे देंगे। मेट्रो बोलो, वाटर बोलो, डाटा सेंटर, सोलार मैन्युफैक्चरिंग। बाकी काफ़ी दमदार दिख रही है अभी तक तो कंपनी। देखते नीचे धीरे धीरे, फिर चार्ट पैटर्न पे भी चलेंगे। यहाँ पे मार्केट कैप अराउंड 3,25,000 3,28,000 करोड़ के आसपास है। एक बोल सकते हो हैवी लार्ज कैप की दमदार कंपनी, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर मैं इसका आरओसी की बात करूँ तो आरओसी इसका अराउंड 10 के पास है। बहुत अच्छा आरओसी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते हो, मतलब ठीक ठाक डिसेंट बोल सकते हो। इसके इंटरप्राइजेस के पीछे अडानी नाम है, उस हिसाब से आरओसी ठीक बोल सकते हो। ठीक है, आप समझ गए रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। अगर इस इंटरप्राइजेस के पीछे किसी और का नाम रहता और उनका आरओसी 9 रहता तो वो आरओसी ख़राब रहता था। ये मैं आरओसी ठीक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है इनका, अडानी ग्रुप। बहुत सारे इनके पास काम पड़े हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मतलब सपोज एग्जांपल के लिए इनके पास जैसे सीमेंट का काम है, जैसे अंबुजा सीमेंट है, तो इनके सीमेंट में लगता है पावर, तो ये पावर खुद ही प्रोवाइड कराते। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्रुप है। इनके बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट है तो इनकी बहुत सारी कंपनियां उस प्रोजेक्ट को हेल्प कर सकती है। तो ऐसे सारे ये इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते तो देखने के लिए मिलता है जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है। प्रमोटर्स को बहुत भरोसा है अपनी कंपनी पे, यानी कि अडानी जी को बहुत भरोसा है अपनी कंपनी पे, मतलब वो अपनी होल्डिंग कम ही नहीं करते, उल्टा होल्डिंग बढ़ाते जाते। यहाँ पे नीचे आते तो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको क्वार्टरली नहीं, इनका अपकमिंग रिजल्ट भी आने वाला है 29 अक्टूबर को। तो काफ़ी सही समय पे वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए सही समय पे वीडियो बना रहा हूँ। सपोज़ रिज़ल्ट अच्छा आया तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, सपोज़ रिज़ल्ट ख़राब आया तो और डिस्काउंट में मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलूँ तो 2013 में एक टाइम पे इनका प्रॉफिट था 1200 करोड़, जो कि अब 4,400 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी फ्लक्चुएट दिखाई दे रहा है, काफ़ी अप एंड डाउन है। बाकी साफ़ सुथरा डिसेंट इनका बैलेंस शीट है, मतलब कुछ ज़्यादा झोल झाल नहीं है। बाकी नेट प्रॉफिट बहुत अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2018-19 में 500-600 करोड़ का, क्योंकि लगता है ये वेरियस ऑफ अलग अलग बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जहाँ से कभी रेवेन्यू कम, ऑर्डर कम, ज़्यादा आते रहेंगे, जिसकी वजह से। अगर सेल्स बात करूँ तो सेल्स बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 46,000 करोड़ से सेल्स आज इनका 1 लाख पार कर चुका है, तो सेल्स ठीक है। नेट प्रॉफिट यानी कि वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इनको दिक्कत आ रहा है। ओपीएम मुझे लग रहा है बहुत अलग अलग बिजनेस में जुड़े हैं, कहीं मार्जिन अलग रहता है, कहीं मार्जिन अलग रहता है, जिसके वजह से ओपीएम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% हो जाता है, कभी 6%, कभी 5%, कभी 7%, कभी 12%। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी ग्रुप है, संभाल लेगी अपने आप को। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ज़ीरो ही हो जाएगी। अगर मैं ओवरऑल अब पूरा एक पिक्चर की बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो 48% रहा है, और स्टॉक केवल 22% भागा। अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत भागना बाकी है। ठीक है, अगर मैं सेल्स ग्रोथ भी बात करूं तो लास्ट 3 ईयर का 35% का सेल्स ग्रोथ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे नीचे आते तो देखो रिज़र्व कितना है इनके पास, अराउंड 39,000 करोड़ के आसपास का, अराउंड 39,000 करोड़ के आसपास का। कर्जा कितना है, 65,000 करोड़, और रिज़र्व कितना है, अराउंड 40,000 करोड़ रिज़र्व पकड़ो और 65,000 करोड़ का कर्जा पकड़ो। ठीक है, अब बाद में अदर असेट्स में आते तो एक्स्ट्रा कैश पड़ा इनके पास 7,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, तो
अच्छे खासे रिजर्व पे बैठी है। अब बहुत लोग बोलेंगे इनके ऊपर कर्जा है, तो देखो इनका बिजनेस काफ़ी हैवी बिजनेस है जिसमें लोन लेके काम करना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस का जो आरओसी रहता है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस रहता है ना हैवी बिजनेस है। मींस ऐसा नहीं है कि कुछ माल माल कच्चा माल लेके आया और कंपनी में डाला और सीधा सेल कर दिया, नहीं। प्लांट बैठाओ, फिर मिनिस्टर से बात करो, स्टेट गवर्नमेंट से बात करो, डील करो, टेंडर भरो, फिर ऑर्डर लो, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करो, फिर उसको एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो कच्चे माल को। बहुत सारी बातें रहती है जिसके वजह से क्या इनको हैवी लोन उठाना पड़ता है। पावर सेक्टर में बोले तो मशीन बैठाओ, ये बैठाओ, दुनिया भर का मगजमारी रहता है, जिससे क्या इनको लोन लेना पड़ता है और लोन से चलाना पड़ता है। पर ये सारे बिजनेस जब एक बार खड़े हो जाते हैं अपने पाँव पे, तो उनको नेट प्रॉफिट भी वैसा जनरेट करके देते हैं, हैवी नेट प्रॉफिट। इसके लिए यहाँ पे इसका आपको कर्जा अराउंड 65,000 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। पर इसमें एक बहुत और बहुत शानदार बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको CWIP देखने को मिलेगा। ये क्या है? कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यानी कि इन्होंने कहीं पे कैश लगा के रखा है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते हैं, मतलब जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते, जो मैंने आपको बताया डिफेंस रोड, तो ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है? अराउंड 35,000 करोड़ का। और ये जब 35,000 करोड़ पूरा इनका मतलब ताकत, मतलब ये अपनी कैपेसिटी या जो भी नए नए मतलब प्लांट बिछाने में इन्होंने पैसा लगाया रहेगा, अराउंड 35,000 करोड़ लगाया 2024 में। बहुत बड़ी रकम है ये, ठीक है। तो ये जब इनका पूरा हो जाएगा, मतलब ये देखो, जब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है ना 35,000 करोड़ का, यानी कि ये कैश कहीं पे लगा के रखा है। जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे बिल्डिंग्स बन रहा है, कहीं पे प्लांट बन रहा है, ठीक है, ये वो पैसा है। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, ये फिक्स असेस्ट में ये पैसा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पैसा ऊपर चला जाएगा फिक्स असेस्ट में। तो ये प्लांट वगैरह डाल रहे हो, अब वो कंप्लीट होगा तो वहाँ से भी इनको नेट प्रॉफिट जनरेट होगा। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। इनका फिक्स असेस्ट कितना बढ़ जाएगा? 65,000 करोड़ से। इस 65,000 करोड़ में 35,000 को ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा इनका फिक्स असेस्ट अराउंड 1 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। तो यार काफ़ी अच्छी बात है। अदर असेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 7,000 करोड़ का अदर असेस्ट है। यहाँ इन्होंने शायद बीच में QI भी लाया था, जिसको बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्टर लोगों को पैसा दिया था, और वहाँ से बड़े बड़े इन्वेस्टर लोगों को शेयर्स दिया था और वहाँ से पैसा उठाया था। मेरे ख्याल से जाके देख लो। ये देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 7.4292% थी, अराउंड 75%, फिर 72 हो गई, ठीक है। 72 के बाद 67 हो गई। पर जब स्टॉक का प्राइस डाउन जा रहा था, जब सेल कर रहे थे, FIs यहाँ पे सेल करते हुए दिखाए, तो भाई प्रमोटर्स आगे आ गए, बोले भाई तुम हमारा माल मत बेचो, रिटेलर के हाथ में मत दो, पब्लिक के हाथ में हमारा माल मत दो, DIs के हाथ में भी हमारा माल मत दो, हमको ही दे दो वापस। मतलब इनको बहुत भरोसा है अपनी कंपनी में। और जब कंपनी में प्रमोटर्स का भरोसा रहता है, जब कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% थी, फिर वो कम होते होते अराउंड 67 आ गई। 67 के बाद वापस बढ़ना चालू हो गई और वापस अराउंड 75 आ गई। मतलब ये FIs माल खाली कर रहे थे बीच में, हाँ, तो FIs से इन्होंने माल खरीद लिया, बोला दे दो हमको भाई। और पब्लिक के पास केवल भाई, पब्लिक के पास तो बहुत कम है, 7.36। मैं बताता हूँ पब्लिक के पास कितनी है। थोड़ा मेरा हिसाब किताब ना थोड़ा गलत है, मतलब गणित गड़बड़ है। 7.36 और 3.53, मतलब भाई साहब देख रहे हो किधर क्या, मतलब अराउंड इस कंपनी की पूरी जो 96% हिस्सेदार, इस कंपनी की जो पूरी 100% हिस्सेदारी है, उसमें से प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं इसको 96%। प्रमोटर्स, FIs और DIs होल्ड कितने कर रहे हैं? 96%। मतलब भाई और क्या, मतलब बहुत खतरनाक होल्डिंग है। मतलब समझ रहे हो, पब्लिक के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, पब्लिक केवल 3% होल्ड कर रहा है इसको। और उसमें भी कितने HNI और बिग कैटेगरी के लोग रहेंगे जिनमें इनका नाम नहीं आ रहा है। मतलब किसी ने लाखों करोड़ों अरब 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा इसमें, जो कि शो नहीं हो रहा है, वो बड़े बड़े लोगों ने उठाया रहेगा। मतलब पब्लिक इसमें पूरी ना के बराबर है भाई, ना के बराबर है। तो यार मतलब जब प्रमोटर्स और FIs और DIs को इतनी अपना भरोसा है कंपनी के ऊपर, 3,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे, 6 लाख, जिसमें से
अभी 13,000 करोड़ थी। 1 मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। जिसमें से भाई ये देखो 3,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से 3,15,000 करोड़ का मार्केट कैप केवल बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में। भाई काफ़ी तगड़ा है। मतलब ये सारी कंपनियां देखो फ्यूचर के हिसाब से ही काफ़ी अच्छी है। अब शॉर्ट टर्म में सोचोगे आज डाला कल डबल हो जाए, आज डाला 40% हो जाए, नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है भाई। अभी जियो आज की डेट में अर्निंग कर रहा है, तो क्या उसने 2016 से शायद सिम बेचना चालू किया जियो ने, तो क्या 2016 में ही मुकेश अंबानी निकल गए सिम बेचने और वो बहुत अर्निंग करने लगे? आज अर्निंग कर रहे अपने अपने हिसाब से। आज वो रिचार्ज के पैसे तय कर रहे हैं कि आज अभी 350 रेट हो जाएगा, फिर 203 हो जाएगा, फिर हम 240 रुपये में हम 22 दिन का ही रिचार्ज देंगे। वो क्या 2016 से जब सिम बेचना चालू किए तब से ये प्राइसिंग पावर इनके अंदर आ गई या इतनी ताकत आ गई? नहीं। उनका इंटरव्यू देखो, उन्होंने 2008 की, मुझे फिक्स डेट नहीं याद है, 2008 की 2009 से वो टेलीकॉम सेक्टर में जुड़े रहे मीन्स वहाँ उस टाइम से वो काम करते रहे। जो वायर से बिछाने का काम चालू रखा उन्होंने, 2008-9 से वायर बिछा रहे थे, टावर्स पे फोकस कर रहे थे, जो ऑप्टिकल फाइबर रहते जो लगते हैं नेटवर्क में, वो बिछाने में लगे थे। तो जियो इतना बड़ा सक्सेस होने के पीछे राज नहीं है कि 2016 में वो सिम फ्री में बांटना चालू कर दी। वो तो ठीक है, वो एक अलग फैक्टर हो गया, पर उसके पहले उन्होंने 10 साल मेहनत किया है, जिसके वजह से आज जियो की बहुत वैल्यू है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो आप ये देखो, उन्होंने इतना नेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अपनी ताकत मार्केट में दिखाने के लिए, अपना हुक्म चलाने के लिए कि मेरा प्राइस इतना ही रहना चाहिए, रिचार्ज का इतना नहीं होना चाहिए, सबका प्राइस गिरा दिया उन्होंने, अपना प्राइस तय किया। ये इतना पावर आया कहाँ से? उन्होंने 10 साल पहले मेहनत की थी। ठीक है, वो किसी को नहीं दिखा। सेम वही है अभी भी, यही सेम इसी सिचुएशन में कंपनी है। जैसे कि कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है, मतलब कंपनी अपने को एक्सपांड करने में, फ्यूचर का सोचने के लिए प्लांट बैठा रही है वगैरह सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, ऑर्डर ले रही है, यूएस में भी ऑर्डर ये दे रही है, अपने कंप्लीट करा रही है। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक स्टॉक बोल सकते हो आप। और तुरंत आप सोचोगे कि आज मैं 2800 में ले लूँ और तुरंत 4000 का हो जाए, 5000 का हो जाए, तो ऐसा ही इम्पॉसिबल है। अब बीच में देखो स्टॉक काफ़ी भागा भी था, मतलब बहुत ओवर वैल्यू भी हो गया था, जिसकी वजह से इनका लफड़ा सामने आया। जो भी इशू था, फिर उसके बाद ये गिर के अराउंड कितने पे आ गया, 1200 पे आ गया। तो 1200 पे किसने स्टॉक को लिया रहेगा? 1800 पे किसने इस स्टॉक को लिया रहेगा? रिटेलर ने, घंटा रिटेलर ने लिया रहेगा। जब रिटेलर ने ये देखा रहेगा, इसका ऑल टाइम हाई कितना है, एक सेकेंड, जब रिटेलर ने देखा रहेगा कि ये स्टॉक 4200 से गिर के कितना 1000 के आसपास आ गया, तब रिटेलर में हिम्मत रहेगी। रिटेलर मीन्स आप और हम, क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत रहेगी इसको लेने की? कभी नहीं हिम्मत रहेगी, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती हमारी। अगर 4000 का स्टॉक आ जाए 1200 पे, तो वो किसी की हिम्मत नहीं रहेगी लेने की। इस लेवल्स पे कौन लेगा? केवल बड़े लोग लेंगे, जो बिज़नेस को समझते हैं, बहुत दूर तक उनका नज़रिया रहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें लोग ने इस स्टॉक में एंट्री किया रहेगा। प्रमोटर्स ने ऑफकोर्स माल उठाया रहेगा और इस स्टॉक को चलाया रहेगा, 2800 तक लेके आए रहेंगे। इस बात को ध्यान देना। अडानी टोटल गैस 4000 रुपया गया था और गिर के आ गया 550, बहुत टाइम तक 550 तक था। किसी में हिम्मत था क्या लेने की उसको 550 पे? नहीं। तो रिटेलर नहीं लेते हैं इतना गिरने पे। मतलब मेरे बोलने का मतलब, इतना गिरने के बाद जब स्टॉक चल रहा है तो बड़े लोग केवल चला रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। उनको बहुत भरोसा है स्टॉक पे। तो शॉर्ट टर्म वाला ये स्टॉक कभी भी नहीं सोचना कि आज लिया कल उड़ जाएगा, आज लिया परसों नहीं। आपका थोड़ा नज़रिया लंबा होना चाहिए, वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो आप, बहुत स्टॉक मार्केट को दिल से एकदम देते हो, टाइम देते हो, एनालिसिस करते हो, बिज़नेस को काफ़ी लॉन्ग नज़रिए और दूर विज़न से समझते हो, तो ही ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है। बाकी आज डाला कल पैसा बन जाए, तो ये TTML और रिलायंस पावर और सुज़लॉन नहीं है भाई। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा इनका गेम है, छोटे मोटे गेम नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो प्राइस रेंज लगा के, तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अराउंड अभी
30 32% के अभी भी डिस्काउंट पे है। और ये करेक्ट होके कितना हो गया था, करेक्ट होके ये गया था अराउंड, ओ भाई 75%। तो सोचो जब स्टॉक कोई 75% गिर जाता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, ये बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे हो क्या, ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आई है ना। अगर मैं प्राइस रेंज दिखाऊँ, अरे बाप रे बाप, ये 100% की बाइंग आई है भाई। ओ भाई साहब, ये तो अभी देख रहा हूँ मैं। तो 1100 से स्टॉक 2200 चला गया था। मतलब ये देखो सबने माल बेच के खाली किया, और ये 100% स्टॉक किसने भगाया रहेगा। इसका प्राइस ज़्यादा हो गया था ऑलमोस्ट, तो इसका मार्केट कैप हो गया रहेगा 1 लाख करोड़ में पकड़ता वो टाइम पे। तो जब 1 लाख करोड़ की कंपनी को 100% कौन भगा सकता है, रिटेलर घंटा भाई। रिटेलर को माल उठाना होता है, यहीं पे उठा लेते, यहीं पे उठा लेते, यहीं पे उठा लेते, यहीं पे। रिटेलर ने माल नहीं उठाया रहेगा, 100% कंटिन्यू स्टॉक चला है, मतलब डेली भाई ये ग्रीन में क्लोज हुआ है भाई। देखो ये बाइंग बड़े लोग ने उठाई है, देख रहे हो यार, ये देखो फिर वापस बाइंग आई थी इसमें उसके बाद। ये सारी चीज़ बहुत मुझसे भी मिस हो गए, क्योंकि मैं वो टाइम पे ये सारे स्टॉक पे फोकस नहीं करता था, प्लस स्टॉक मार्केट बोल रहा हूँ यूट्यूब वीडियो से उतना नहीं जुड़ा था, ठीक है। ये देखो 46% चला था स्टॉक फिर बाद में। तो यार इतनी बड़ी बड़ी बाइंग किसने की, केवल बड़े लोगों ने की है। देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल क्या की, कौन बना सकता है, आप और मैं कभी नहीं बना सकते। ये देखो 20% की कैंडल बनाना इम्पॉसिबल है 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में। तो ये सारी बाइंग है बड़े लोगों की। ये देखो ये बाइंग कंटिन्यू उनकी आती रहती है। देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये देखो 12% की बाइंग देखे। तो इतनी सारी बाइंग केवल बड़े लोगों ने की है। बाकी मैं यहाँ पे ये सारे हटा दूँ पहले, फिर सपोर्ट और मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये सारे चीज़ हटा दूँ मैं, इसको हाइड कर दूँ, इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, ठीक है। तो यार हल्के में नहीं लो इस स्टॉक को, बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी नहीं लेना। अब देखो ऑलरेडी एक सपोर्ट के बहुत आसपास ये चल रहा है, सपोर्ट इसका 2740 का भी 2840 पे चल रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कड़क सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो इससे नीचे जाने की उम्मीद मत करना, बहुत करेक्शन हो चुका है, बहुत उठा पटक हो चुका है स्टॉक में, तो ज़्यादा गिरने की तो उम्मीद नहीं रखना। और हाँ, ये 96% स्टॉक केवल बड़े लोगों के हाथ में है। मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग इस स्टॉक को सेल करेंगे। बड़े लोग इस स्टॉक को केवल सेलिंग प्रेशर इसके लिए दिखाएंगे, नीचे लेके आएंगे ताकि उनको जब बाइंग करनी रहेगी तभी। बाकी स्टॉक को क्रैश करने के हिसाब से, स्टॉक को गिराने के चक्कर में इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान देना। मेरे बोलने का मतलब कि ये स्टॉक 90% बड़े लोग होल्ड कर रहे हैं, तो अगर उनको बाइंग करना रहेगा ना, तो इसमें हल्की सी सेलिंग प्रेशर लाएंगे और स्टॉक के प्राइस को नीचे गिराएंगे और फटाफट बाइंग करके फटाफट बाउंस बैक कराएंगे। तो जब पूरा माल पड़ा है बड़े लोगों के पास और उन लोग डेली बाय सेल नहीं करते, इस बात को ध्यान देना, डेली बाय सेल नहीं करते। ये जो ज़्यादातर अपने को बाय सेल दिखाई देता है वो रिटेलर्स करते हैं, HNI कैटेगरी के लोग करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं जो ऑप्शन बाय और सेल करते हैं, उनका ही काम है, ठीक है। बाकी प्रमोटर्स, FIs और DIs उतनी जल्दी ट्रेडिंग नहीं करते, उतना नहीं ट्रेडिंग करते, ठीक है। तो 2740 का काफ़ी अच्छा लेवल्स है। बाकी ऑलरेडी ये 30-40% करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो वो लेवल्स भी, ये जो करंट लेवल चल रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत रखना अपने पोर्टफोलियो में। बाकी इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का भी कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल अभी समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, और आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का ध्यान देना।